नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में बरसात की दस्तक के साथ ही आई तबाही ने एक बार फिर से हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि प्रकृति की मार कब, कहां और कैसे पड़े, ये कोई नहीं जानता। कहीं घरों में पानी भर गया, कहीं दीवारें ढह गई, तो कहीं वज्रपात ने मासूम जिंदगियां छीन ली। पशुधन का भी भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इन प्राकृतिक आपदाओं के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। सरकार द्वारा चलाई जा रही आपदा राहत योजनाएं, जो संकट की घड़ी में जरूरतमंदों के लिए सहारा बन सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि वज्रपात, भूकंप के अलावे बाढ़ में हुआ नुकसान, सर्पदंश से हुई मौत, गैस रिसाव में हुआ नुकसान, अतिवृष्टि की वजह से हुआ नुकसान, आग लगने से हुआ नुकसान, यहाँ तक कि सड़क दुर्घटना और चक्रवात जैसी आपदाओं में भी आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से पलामू जिला जनसंपर्क कार्यालय ने एक नई पहल की है। आज की बात नामक इस विशेष पॉडकास्ट में आप देखेंगे कि जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर असीम कुमार और जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी जयराम सिंह यादव जो बातचीत कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि किन आपदाओं में सरकार कितनी राहत देती है, कितनी राशि मिलती है, कब, कैसे और कहां आवेदन करना है और क्या है वो जरूरी दस्तावेज जो हर नागरिक को पता होने चाहिए। तो देखिए और जानिए आपदा की घड़ी में हक की हर जानकारी, ताकि जब वक्त मुसीबत का हो तो आप तैयार रहें, जागरूक होकर, क्योंकि जानकारी ही है असली सुरक्षा। आज हम लोग जब इस जन सरोकार कार्यों में जुड़े हुए हैं, तो आज हम लोगों का जो मुख्य बिंदु होगा बात करने का, आपदाओं से संबंधित हम लोग आज बात करेंगे। तो आज हम समझना ये चाहते हैं कि कितने तरह की आपदा जो है अधिसूचित की गई हैं। केंद्र सरकार या झारखंड सरकार भी कुछ एडिशन उसमें की होगी, राज्य सरकार भी, तो उसके बारे में आप हम लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं। भारत सरकार द्वारा 12 आपदाओं को जो है कि अधिसूचित किया गया है, जो नेशनल डिजास्टर के रूप में वो अधिसूचित हैं। और राज्य सरकार द्वारा भी कुछ आपदाएं हैं जिनको कि अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जो अधिसूचित किया गया है उसमें वज्रपात है, पानी में डूबना है, सर्पदंश है, अतिवृष्टि है, भगदड़ है, गैस रिसाव है, सड़क दुर्घटना है। ये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित हैं। और जो 12 आपदाएं जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित हैं उसमें जो है कि जैसे कि चक्रवात है, भूस्खलन है, भूकंप है, बाढ़ है, आग है, ऐसे करके जो है कि ये 12 आपदाएं जो है कि अधिसूचित किया गया है। इन्हीं आपदाओं में जो है कि आपदा घटित होने पर सरकार द्वारा सहायता राशि लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। चलिए, तो ठीक है, आपने आपदाओं का लोगों को जानकारी भी दे दी है, तो बहुत अच्छी बात है। और अभी हम लोग जो देख रहे होंगे आपकी, अभी मानसून भारत में तो इंटर कर ही चुकी है, झारखंड में भी मानसून पहुंच चुकी है। तो मानसून के समय में हम लोग देखते रहते हैं कि बहुत लोगों को सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है, बहुत लोग बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, बहुत लोगों के जानवर भी बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं या बाढ़ में बह जाते हैं। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जो लोग बाढ़ से प्रभावित हो जा रहे हैं, या तो खुद या फिर उनके जानवर, तो उस परिस्थिति में आपका मुआवजा अगर कोई लेना चाहे तो किन किन परिस्थितियों में उनको मुआवजा दी जाती है? पहली तो बात हम आपसे ये करना चाहेंगे कि आपदा न हो या मुआवजा न दिया जाए, देने की नौबत आए, उस पर ज़्यादा जो है कि फोकस करने की बात है। जैसे कि हम वज्रपात से कैसे बचें, या जो सर्पदंश हो रहा है तो उसमें हम कैसे बचें कि हमारा कैजुअलिटी कम से कम हो। या अभी जो बरसात का मौसम चालू हो गया है, लोग अपने बच्चों को नहीं ध्यान दे रहे हैं या किसी कारण से वो पानी में जा रहे हैं और बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो पहले आपदा प्रबंधन विभाग का ये प्रयास है कि कैजुअलिटी कम हो, कम से कम हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कैजुअलिटी हो जाती है तो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा उनको मुआवजा देने का जो है कि प्रावधान है। अच्छा, तो इन सब देखिए, जैसे अब हम लोग तो ये भी जानना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे
कि कुछ लोगों के जानवर मवेशी, जो हम लोग यहाँ के लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, मवेशी बह गए। तो किसी की मवेशी अगर बह जाती है और अगर वह चाहे कि नहीं हमको इसमें मुआवजा चाहिए होगा, तो उनको किन किन दस्तावेज़ों, किन किन कागजातों की आवश्यकता होगी? मवेशी बह गई, अगर उसका लाश मिलना आवश्यक है, अगर नहीं मिला तो नहीं देंगे आप लोग? जी, उसका जो है कि पोस्टमार्टम एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। मरने का वही प्रमाण होता है पशु का कि वो पशु मरा है और किस कारण से मरा है। अगर उसकी बॉडी रिकवर नहीं हो रही है तो उसको ये नहीं लगाया जा सकता है कि वो जो व्यक्ति हैं वो सही ही कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं। वो हम लोगों के पास दस्तावेज चाहिए, लिखा हुआ चीज़ के सामने जो है कि कही हुई बात को जो है कि हम लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि पीएम रिपोर्ट एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है जो हर एक तरह के मुआवजा पाने के लिए अति आवश्यक है। जी जी, ये हर एक परिस्थिति में लाना ही होगा। मुआवजा देने के लिए अगर किसी का भी डेथ हो जा रहा है आपदा से, उसमें अगर मुआवजा आपको देना हो तो क्या कोई तय उम्र सीमा है कि इस वर्ष से कम को ही देंगे या इससे अधिक वर्ष के उम्र वाले को नहीं देंगे? क्या कोई तय उम्र सीमा है इसके लिए? आपदा प्रबंधन विभाग ये नहीं करता है कि उम्र का जो है कि उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतने बरस का होगा तभी हम देंगे। मेजर और माइनर का कोई जो है कि उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। आपदा में अगर अधिसूचित आपदा में कोई व्यक्ति या बच्चा यानी 0 से लेकर के जब तक वो जीवित है तब तक कि अगर वो डेथ हो जाती है 20 के व्यक्ति का, तो उसको जो है कि सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो कितना सहायता राशि उपलब्ध कराया जाता है? अगर कोई आपदा से कोई व्यक्ति या कोई पशु मृत हो गए तो अलग अलग होंगे आपदा राशि, उन लोगों का मुआवजा राशि जो होंगे। तो अगर हम बात करें कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को आपदा राहत कोष के द्वारा कितना मुआवजा प्रदान किया जाता है, और उस मुआवजा को पाने के लिए उन लोगों को कहाँ पर आवेदन देना होगा, उनके आश्रितों को कहाँ पर आवेदन देना होगा, और किन किन दस्तावेजों की अति आवश्यकता है जो उन लोगों को साथ में लेकर जमा करना होगा? जब आपदा घटित हो जाती है तो किसी भी आपदा में सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ दस्तावेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि सरकार का एक भी रुपया बिना दस्तावेज का जो है कि वो किसी को नहीं दिया जा सकता है। तो अगर कोई भी हमारे अधिसूचित आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम लोगों को उसके पोस्टमार्टम की ज़रूरत है, उसका जो है कि मृत्यु प्रमाण की ज़रूरत है, और संभव हो तो एफआईआर की ज़रूरत है। जैसा आप बता रहे हैं कि संभव हो तो एफआईआर कॉपी की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताइए कि अगर एफआईआर कोई नहीं करवाया हो तो थोड़ा सा हम आपको रोकना चाहेंगे। लेकिन जो एक सड़क दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना में तो एफआईआर होना ही होना है, ठीक है। बाकी इसमें अगर दूसरे अधिसूचित में अगर एफआईआर किसी कारण से नहीं हो पाया है तब भी अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो हम लोग उसको मुआवजा राशि दे देंगे। अच्छा, जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, जैसे अमुक व्यक्ति की बैल का डेथ जो है मान लीजिए वज्रपात से हो गया, ठीक है, एक सिनेरियो है और होते ही रहता है, हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में देखते हैं ऐसे। तो अमुक व्यक्ति के बैल का डेथ अगर वज्रपात से हो गया तो उस परिस्थिति में उसके पास अगर पीएम रिपोर्ट हो, पीएम रिपोर्ट वेटनरी डॉक्टर के द्वारा ही निर्गत किया जाएगा, वो भी सरकारी होने चाहिए। तो अगर उनके पास पीएम रिपोर्ट हो और डेथ सर्टिफिकेट हो, अगर वहाँ पर एफआईआर नहीं हो तो क्या आप लोग मुआवजा देंगे? जी, उसमें हम लोग मुआवजा देंगे, लेकिन अभी 2022 से अक्टूबर 2022 से भारत सरकार ने पशु की मृत्यु पर एक कंडीशन जो है कि लगा दिया है कि पशु को जो है कि स्थानीय प्रशासन में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो स्थानीय प्रशासन में रजिस्टर्ड होना चाहिए जी, इसकी जानकारी विस्तृत रूप से थोड़ा बताने का और वो किसान जो है कि लघु या सीमांत या भूमिहीन किसान हो।
अच्छा। ये जो है कि क्राइटेरिया 2022 से जो है कि वो भारत सरकार ने उसमें जोड़ दिया है। पहले ऐसा जो है कि नहीं हुआ करता था। पहले केवल ये था कि किसी को हम लोग किसी का भी जानवर हो अगर मृत हो जाता है आपदा हम लोग से दे देते तो थे। उसको आप लोग मुआवजा देंगे, लेकिन लेकिन 2022 के बाद से अब प्रावधान बदल चुका है। इन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है, या तो लघु होंगे, मार्जिनल होंगे या मीडियम फार्मर्स के भी ना, जी तीनों फार्मर्स के अगर ग्रुप में आते होंगे तभी आप दे पाएंगे। और रजिस्ट्रेशन भी साथ में अनिवार्य है। जी, उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा सभी पशुओं का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। वो पशु चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से पशुपालन विभाग के द्वारा जो है कि ये पशु गणना हो रही है और पशु का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। तो अभी जो है कि समस्याएं लोगों को मुआवजा लेने में ये आ रही है कि लोग अपने पशुओं का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण हम लोगों को मुआवजा सैंक्शन करने में जो है कि दिक्कत होती है। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो अपने नज़दीकी पशुपालन चिकित्सा पदाधिकारी का कार्यालय जाएंगे और वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जी जी। अच्छा, यही इसका प्रावधान है। जी। क्या मुआवजा राशि क्या है उसमें? बैल का डेथ होने में या किसी जानवर का डेथ होने में वो तो अलग अलग होगा। अब ये बात आती है कि जब मान लीजिए किसी पशु की मृत्यु हो जाती है और वो रजिस्टर्ड है और उसका पोस्टमार्टम भी हुआ है, तो जिस व्यक्ति प्रभावित जो व्यक्ति है उसको जो है कि एक एप्लीकेशन लिख करके और ये सारा दस्तावेज पोस्टमार्टम हुआ और अपना आधार कार्ड हुआ, बैंक पासबुक की छाया प्रति, ये सब लगा करके और अंचल अधिकारी के यहाँ जो है कि उनको आवेदन करना होगा। ठीक है। अंचल अधिकारी द्वारा जो है कि वहाँ पर कुछ और दस्तावेज पर उनका साइन कराया जाएगा और उनसे जो है कि अभिलेख तैयार कर अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से जिला में हमारे कार्यालय में अपर समाहर्ता कार्यालय में आएगा और वहाँ से हम लोग जो है कि उपायुक्त महोदय से अनुमोदन लेकर के और फिर संबंधित अंचल को पैसे अलॉट कर देंगे और पैसा वो उनके खाते में डालेगा। जहाँ तक बात आ रही है कि किस पशु के लिए कितना मुआवजा है, तो अगर किसी व्यक्ति का दुधारू पशु, ठीक है, जैसे कि भैंस, गाय जो दूध देने वाली है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो हमारे नए प्रावधान के अनुसार 37,500 रुपये देने का प्रावधान है। अच्छा, 37,500 रुपये तक मुआवजा राशि आप लोग देंगे? जी। इतना है या उतना ही देंगे? उतना ही देंगे। 37,500। अच्छा अच्छा, 37,500 देंगे। और अगर उसका पशु ड्राउट, सूखा, यानी बिना जो है कि दूध देने वाला पशु है, जैसे कि बैल हुआ, बैल अगर की मृत्यु होती है तो 32,000 रुपये जो है कि देने का प्रावधान है। अब देखिए, आपने एक चीज़ बताया यहाँ पर, उन लोगों को आवेदन देना है अंचल अधिकारी कार्यालय में। जी, ठीक है। तो बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होता है कि किस फॉर्मेट में हम लोग देंगे उनको आवेदन। ठीक है, तो आवेदन देने का क्या कोई परफॉर्मा है, फिक्स्ड फॉर्मेट है, या फिर आवेदन आप सादा पन्ना में भी लिखकर दे सकते हैं? सारे वांछित डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि आपने बताया, एक पीएम रिपोर्ट जो है अनिवार्य है, उसके बाद आपने बताया कि डेथ सर्टिफिकेट आपको देना होगा, तीसरा दस्तावेज के तौर पर आपने बताया कि आप अपना आधार कार्ड देंगे, चौथा दस्तावेज के तौर पर आपने बताया कि एक पासबुक का कॉपी भी अपना वो देंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ वांछित अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप थोड़ी देर के बाद बता देंगे लोगों को। इतना अगर अंचल अधिकारी को उन लोग देंगे तो क्या सादा पन्ना में देना होगा या फॉर्मेट होगा? एक सादा पन्ना में वो अपनी चीज़ों को लिख दें, अपना नाम पता देते हुए, घटना कब हुई है, किस कारण से हुई है, वो लिख करके जो है कि वो अंचल कार्यालय में अपना साइन करके मोबाइल नंबर के साथ एक सादा कागज़ पर वो लिख करके और वो सारा दस्तावेज लगा करके वहाँ जमा कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ से हमारा जो राजस्व कर्मचारी है वो जाएगा स्थल पर जांच करने के लिए। वो अपने तरीका से जो है कि जांच करेगा और वो वेरीफाई करेगा कि ये घटना जो उनके द्वारा बताई गई है वही सही है या
क्या है वो हमारे राजस्व कर्मचारी का रिपोर्ट के बाद सीओ उसको फॉरवर्ड करेंगे और आगे वो बढ़ते चला जाएगा। और कुछ बातें अभी जो है कि जो हम बात कर रहे थे, तो हम लोग दो तरह की पशुओं की केवल बात किए, एक दुधारू एक बिना दुधारू। अब बहुत केस में आता है कि किसी का मान लीजिए कि बछड़ा मर गया, ठीक है, तो बछड़ा मर गया तो वो भी नुकसान हुआ है, उसमें भी देने का प्रावधान है। उसमें 20,000 रुपये अभी जो है कि देने का प्रावधान है। किसी का बछड़ा मर गया या पड़िया मर गया, काड़ा मर गया, तो उसमें भी देने का ये प्रावधान है। और इसके साथ साथ किसी व्यक्ति का बकरी मर गई तो बकरी को भी 4,000 रुपया प्रति बकरी को देने का प्रावधान है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। लोगों को इसमें तो और भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी जानवर पाल रहे हैं, वो बकरी ही क्यों ना हो, भेड़ ही क्यों ना हो, बाछी ही क्यों ना हो, बच्चियाँ ही क्यों ना हो, बैल है, भैंस है, गाय है, ये सबको तो आप लोग देंगे ही। इसके अलावा आप अगर छोटे पशुओं को भी पाल रहे हैं, उस परिस्थिति में भी उनके आश्रित को उनके मालिक को मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा के बारे में हम लोग तो इतना चीज़ डिस्कस कर ही इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति मुर्गा मुर्गी का भी पालन किया हुआ है और उसकी क्षति हमारे अधिसूचित आपदा से हो जाती है, ठीक है, तो उसको 10,000 रुपये तक सहायता राशि मिल सकती है। अधिकतम यह है कि उसको 10,000 रुपये तक की सहायता राशि जो अधिकतम है, इतना तक मिल सकता है जी। लेकिन अगर किसी की एक ही मुर्गी डेथ की तो उतना हेडेक तो कोई लेगा नहीं, या ले भी सकता है। तो कितना कोई संख्या है? कोई 100 रुपया प्रति पक्षी के दर से उसका दर निर्धारित है। अच्छा। और 100 पक्षी तक उसको जो है कि दिया जा सकता है। 100 × 100 = 10,000। ये 10,000 से ज्यादा का मुआवजा राशि आप लोग नहीं देंगे, लेकिन 10,000 तक का सिचुएशन को एनालाइज करते हुए आप लोग देंगे। अच्छा, इसके साथ ही जो बड़े जानवर की बात हुई, मान लिया किसी आदमी का 5 दुधारू पशु मर गया, ठीक है, तो ये भारत सरकार द्वारा 3 पशु तक ही सीलिंग है। अगर आप का मान लीजिए कि 5 पशु मर गया तो 5 का नहीं जो है कि मिलेगा, केवल 3 ही पशु का जो है कि वो देने का प्रावधान है। 3 पशु का ही दिया जा सकता जी है। इसी तरह से छोटे जैसे बकरी है, तो अगर दुधारू भेड़ या बकरी है तो वो 30 भेड़ या बकरी तक जो है कि वो सीलिंग है। और बिना दुधारू है, मान लीजिए बकरा है, तो वो 6 तक सीलिंग है। अच्छा, उससे ज़्यादा का नहीं दिया जा सकता है। तो इसमें हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे एक परिवार में 4 भाई हुए और एक उसके फादर हुए, फादर मदर, तो 4 भाई में अगर चारों भाई अलग अलग क्लेम करे कि नहीं, पहले ठीक है होगा जॉइंटली ही, लेकिन अगर कोई क्लेम करता है कि नहीं 3 मेरा मरा, 3 इनका मरा, 3 इनका मरा और 3 इस भाई का, तो क्या उस तरह से क्लेम कर सकते हैं या फिर ज्वाइंट फैमिली को आप लोग आधार मानेंगे? अगर वो परिवार एक ही में है, उसका चूल्हा एक जगह जलता है, ठीक है, खाना एक जगह बनता है, तो वो एक ही फैमिली ट्रीट होगा, न कि एक ही में रहने वाले 4 जगह अलग अलग करके और मुआवजा ज़्यादा लेने का वो प्रयास नहीं करना चाहिए और नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चीज़ें हमारा कर्मचारी जांच करेगा तो संभावना है कि आपके सारे आवेदन जो है कि रद्द किए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत बढ़िया जानकारी दिया लोगों को। और चलिए अब हम लोग देखते हैं अभी बाढ़ के समय में अभी जो एक चीज़ें हम लोगों का जो उसमें जो आदमी की मृत्यु पर या घायल होने पर भी देने का प्रावधान है, तो हमें लगता है कि उसके विषय में भी हम लोगों को डिस्कशन थोड़ा सा कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका पोस्टमार्टम है और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसका सारा दस्तावेज है, तो माध्यम वही होगा जैसे पशु वाला हम बतलाए कि अंचल अधिकारी कार्यालय में उनको आवेदन देना है, पीएम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, पासबुक का छाया प्रति एवं आधार कार्ड के साथ FIR का कॉपी के साथ आप वहां पर आवेदन देंगे अंचल अधिकारी कार्यालय में। हमारे जो है कि वो कर्मचारी लोग जो है कि उसका जांच करेगा, भौतिक सत्यापन करेंगे और सत्यापन के बाद रिपोर्ट जमा करेंगे, फिर यहाँ आएगा। आते हुए ये प्रक्रिया करते हुए जब सैंक्शन हो जाएगा तो मरने पर जो है कि 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है। कोई भी अगर व्यक्ति हमारा अधिसूचित सड़क दुर्घटना छोड़ करके
एक सड़क दुर्घटना भी है इसमें जो अधिसूचित किया गया है, हम शुरू में बतलाए थे हाँ हाँ, आपने कि बताया। तो उसको छोड़ करके बाकी जितने अधिसूचित आपदा हैं उसमें अगर मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपके अनुसार या नहीं, आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार ऐसा है कि अगर किसी भी आपदा से किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है तो उनके आश्रित को 4 लाख तक का मुआवजा राशि दिया जाएगा, सिवाय 4 लाख तक का नहीं, 4 लाख। अच्छा चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि 2 लाख दे दिए या 2.5 लाख दे दिए। अच्छा, वो कोई चेहरा देख करके देने का कोई प्रावधान नहीं है। 4 लाख तो 4 लाख मिलेगा। एक व्यक्ति अगर मर गया तो उसको 4 लाख देना है तो 4 लाख दिया जाएगा, न कि उसको 50,000 और 1 लाख में वो नहीं होगा। वाह, ग्रेट। सिर्फ दुर्घटना वाले मामले को छोड़कर जी, सड़क दुर्घटना में 1 लाख देने का प्रावधान है, और उसमें जो है कि सड़क दुर्घटना से किसी भी घायल का देने का प्रावधान नहीं है। घायल अगर शेष अधिसूचित जो आपदा है उसमें घायल को भी सहायता देने का प्रावधान है। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का हमारे अधिसूचित आपदा से 60% से ऊपर जो है कि अगर वो विकलांग हो जाता है या कोई अंग जो है कि उसका डैमेज हो गया, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसको जो है कि 2.5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। यहाँ भी हम आपको थोड़ा देर के लिए रोकना चाहेंगे। 2.5 लाख तक या 2.5 लाख? 2.5 लाख देने का प्रावधान है, बशर्ते हमारे सिविल सर्जन कार्यालय से या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे हमको विकलांगता सर्टिफिकेट उनका जो है कि मिलना जरूरी है। विकलांगता सर्टिफिकेट नहीं होगा तो हम लोग उनको सहायता राशि उपलब्ध नहीं करा सकते। हाँ, विकलांगता सर्टिफिकेट देने के लिए, प्रमाण पत्र देने के लिए हर जगह बोर्ड बनाए जाते हैं और हर एक प्रखंड में यह बोर्ड एक अमुक दिन के दिन जाकर कार्य करती है और लोगों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र बना कर देती है जी। तो इस तरह का तो कार्य जो है सिविल सर्जन ऑफिस के द्वारा किया जा रहा है और होते भी आ रहा है। तो हम लोग इसमें एक दो अब इसमें फिर और भी क्राइटेरिया है। अगर व्यक्ति की विकलांगता 40% से 60% के बीच में, क्योंकि 60 से ऊपर वाला तो अभी 2.5 लाख आपने बोल दिया। हाँ। जी, अब 40% से 60% के अगर बीच में है तो उसको 74,000 रुपये जो है कि प्राप्त होगा। सारा जो अगर वो दस्तावेज जमा करेगा और प्रक्रिया वही रहेगी जो अंचल से होते हुए यहाँ तक आएगा। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति 1 हफ्ता से ज़्यादा हमारे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट रह रहा है तो उसको हम लोग सहायता कुछ पैसा देंगे। उसको भी हम लोग 13,000 के आसपास जो है कि राशि है, 16,000 रुपये जो है कि उसको हम लोग देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर 7 दिन तक कोई आपदा से शिकार हो गया कोई व्यक्ति और उसको ले जाकर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी नहीं, हमारे केवल ये सरकारी हॉस्पिटल के लिए ही मान्य है, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए ये मान्य नहीं है। तो सरकारी हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और 7 दिन से ज़्यादा एडमिट वहाँ अगर वो रह जाए तो उसको 16,000 रुपये देने का प्रावधान है, सहायता देने का प्रावधान है 16,000, बशर्ते कि वो आयुष्मान कार्ड का उपयोग न किया हो। अगर 1 सप्ताह से कम का अगर वो एडमिट रहता है तो 5,400 रुपये देने का प्रावधान है। 1 हफ्ता से कम भी रहे तो भी देंगे आप लोग जी। तो अगर अधिसूचित में अगर है 1 हफ्ता से कम है लेकिन उसको एडमिट होना अनिवार्य है। अच्छा, तो उसको 5,400 रुपये हम लोग देंगे, लेकिन प्रक्रिया वही होगी। हाँ, प्रक्रिया वही होगी, लेकिन इसमें भी आयुष्मान अगर कार्ड का अगर प्रयोग किया गया होगा तो आप लोग नहीं दे पाएंगे। नहीं देंगे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। तो ये दोनों चीज हमारा, एक तो पशु का हो गया और एक हमारा जो है कि ह्यूमन का हम लोगों ने डिस्कस किया जी। हाँ। एक मामला जो है बहुत ज़्यादा सामने लोगों के आता है, वो मामला ये है कि कोई लोग दुर्घटनाग्रस्त हुआ, यहाँ पर इलाज कराने के लिए वो मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए
रांची चले गए, दिल्ली चले गए या अन्य कहीं जगह चले गए, ठीक है, और उनकी मृत्यु वहाँ पर हो जाती है, ठीक। दुर्घटना यहाँ हुआ, मृत्यु वहाँ पर हो रही है। अब लोगों के बीच में बड़ा असमंजस स्थिति हो जाता है, उनके आश्रितों के बीच में, कि मुआवजा आखिर मिलेगा तो मिलेगा कहाँ से। क्यों? क्योंकि दुर्घटना यहाँ घटा, डेथ दूसरे जगह हुआ, और डॉक्यूमेंटेशन इसमें कैसे होगा? डेथ वहाँ हुआ तो डेथ सर्टिफिकेट शायद वहाँ से बने, पीएम रिपोर्ट आपका अगर होना है तो वहाँ से बने, मे भी चांसेज है कि पीएम रिपोर्ट वहीं पर सरकारी हॉस्पिटल में करवा दिया गया हो, और उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट हो या तो वहाँ बनवा लें, यहाँ बनवा लें। उस परिस्थिति में मुआवजा कहाँ से मिलेगा? यह बहुत जटिल समस्या है। इसका आप हम लोगों को बताएं, और लोगों को बताएं कि इससे लोग कैसे अपने आप को इस समस्या से दूर कर सकें, या क्या इसका सही नियम है। आपने बहुत ही बढ़िया जो है कि प्रश्न उठाया है, और इसमें जो है कि हमारे जो प्रभावित लोग हैं वो भी असमंजस की स्थिति में बना रहता है। तो आज इस बातचीत के माध्यम से हम बताना चाहूँगा कि एक तो हमारा जो है कि देने का जो आपदा के सहायता राशि देने का जो प्रावधान है वो इसमें है कि हमारे जो है कि एरिया में, जैसे सड़क दुर्घटना की अगर हम बात करें तो बहुत सारा लोग बिहार का भी आता है और यहाँ रोड एक्सीडेंट होकर के मर जाता है, और उसमें जो या बिहार का भी लोग आकर के यहाँ पर जो है कि वज्रपात होता है और मर जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग उसको मुआवजा देते हैं। प्रावधान ये है कि घटना स्थल के आधार पर ही किसी को सहायता राशि देने का प्रावधान है, न कि मृत्यु स्थान। जैसे कि हम आपके समक्ष इस तरह का बहुत एग्जाम्पल आया होगा, एग्जाम्पल आया होगा, जी जी, आप फंसे भी होंगे इन तरह के मामलों में। अब जैसे कि देखें कि जैसे खास तौर से रोड एक्सीडेंट में, यहाँ रोड एक्सीडेंट होता है और आदमी मान लीजिए कि यहाँ तक रोड एक्सीडेंट होने में जीवित रहता है, उसको यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करता है और उसको रेफ़र कर दिया जाता है कि रांची रिम्स में। तो वो देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर वो घायल होगा तो अपने मरते दम तक वो जो है कि प्रयास करता है कि अच्छे से अच्छे जगह पर इलाज कराएं और इलाज करा करके उसको स्वस्थ कर लें। लेकिन यहाँ से ले जाता है, कभी कभी दिल्ली ले जाता है या रांची ले जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें जो है कि मृत्यु के स्थान पर देने का कोई प्रावधान नहीं है। घटना हुआ हमारे एक्स अंचल में, तो उस अंचल से उसका जो है कि सारा चीज़ तैयार होगा, भले ही पोस्टमार्टम वो रिम्स का हो या मृत्यु प्रमाण पत्र रांची नगर निगम का है। लेकिन घटना यहाँ हुआ तो घटना होने पर यहाँ पे FIR हुआ होगा। हम शुरू में ही बतलाए थे कि रोड एक्सीडेंट की केस में FIR एकदम अनिवार्य है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि वो रोड एक्सीडेंट से हुआ है। क्योंकि पोस्टमार्टम जो होता है उसमें चोट लगने से मृत्यु का जो है कि जिक्र होता है, और चोट कोई किसी को लाठी से भी मार देगा तो जो है कि उसको चोट लग सकता है और पोस्टमार्टम में चोट आएगा। इसलिए उस केस में जो है कि ज़रूरत होती है कि वो FIR उसका ज़रूरी है। और मुआवजा हम लोग उसी को देंगे जो यहाँ घटना स्थल है। अब कभी कभी केस आता है कि हमारा कोई आदमी उड़ीसा गया है और उड़ीसा में जो है कि वो वज्रपात हुआ और वो मर गया, ठीक है। तो इस परिस्थिति में यहाँ हम लोग उसको सहायता राशि उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, क्योंकि घटना स्थल जो है कि उसका उड़ीसा में है, या हमारा कोई आदमी बिहार में जो है कि गया है और बिहार में डेथ कर गया, तो हम उसको जो है कि सहायता राशि नहीं देंगे। अच्छा, तो ये बिहार सरकार देगी या वहाँ का स्थानीय प्रशासन उसके लिए जिम्मेवार है। ये तो बहुत सही जानकारी है जो लोगों को इसके बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। और आपका कहना है कि जहाँ घटना घटती है
मुआवजा राशि वहीं से तय किया जाएगा और उचित क्षेत्र से मुआवजा राशि दिया जाएगा। भले ही आप आगे बढ़ के कहीं भी चलते जाएं, कहीं इलाज कराएं, डेथ कहीं और हो, और जो भी अमुक व्यक्ति ऐसे स्थिति से गुजरते हैं उनके लिए यह जानकारी बहुत कारगर होगा कि जहां घटना हुआ वहीं से उनको मुआवजा राशि दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें आप हमको क्लियर कर दें, बता दें कि ठीक है यहाँ घटना घटी, यहाँ हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में या सदर हॉस्पिटल में लोग आए, इसके बाद यहाँ से डायरेक्टली वो रांची गए और रांची किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जब ले गए वहाँ उनकी डेथ हो जा रही है, लेकिन पीएम रिपोर्ट आपको उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल से बनवा के दिया या फिर सीएचसी से दिया, तो क्या आप मानेंगे या फिर बोलेंगे कि नहीं इस लूप में एक प्राइवेट हॉस्पिटल बीच में आ गया इसलिए आपके आश्रित को, उनके आश्रित को मुआवजा नहीं दे पाया जाएगा? क्या ऐसा कुछ है? प्राइवेट हॉस्पिटल को पोस्टमार्टम करने का अधिकार नहीं है। हाँ ठीक है, तो जब भी वो पोस्टमार्टम उसका होगा तो सरकारी में होगा, और सरकारी का अगर पोस्टमार्टम आता है तो हमें कोई बाधा नहीं है। वो बीच में चाहे वो प्राइवेट में दिखाया चाहे जो भी हुआ, लेकिन वो सरकारी अस्पताल का पोस्टमार्टम आया और उसमें काज ऑफ डेथ डिटेक्ट हो गया, हमारे अधिसूचित में है, तो हम उसको दे देंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जानकारी है। आपका का नाम है कि डेथ ठीक है प्राइवेट हॉस्पिटल में ही हुआ, लेकिन पीएम रिपोर्ट आप लोग जो सरकारी हॉस्पिटल रहेगा उसी के द्वारा निर्गत किया हुआ पीएम रिपोर्ट को आप लोग मानेंगे? जी जी, यही प्रावधान जी। प्राइवेट का हम लोग जो है कि एक तो प्रावधान ही नहीं है कि वो कोई पीएम जब कर नियम सकते में हैं है ही नहीं तो आप कैसे दे पाएंगे? जी। और चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आते हैं, एक दो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आवश्यक चीज़ है, अभी हम देख पा रहे हैं कि बहुत अधिक वर्षा की वजह से बहुत लोगों का घर ढह जा रहा है। तो घर ढहने पर उनको क्या मुआवजा राशि आप लोग देंगे? और अगर वो प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना या बाबा साहब आम्बेडकर आवास योजना के अगर लाभुक हुए होंगे तो क्या उन लोगों को आप देंगे या नहीं देंगे? इसके बारे में क्या स्पष्ट प्रावधान है? इससे हमको अवगत कराएं या लोगों को अवगत कराएं? अभी जितने भी केवल मैं बरसात के ही नहीं बात कर रहा हूँ, हम सभी जो है कि हमारे अधिसूचित जो आपदा है, सड़क रोड एक्सीडेंट छोड़ करके, ठीक है, हम सभी में जो ये प्रावधान है उसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का मकान मीन्स क्या है कि जिसमें उसका चूल्हा जलता है, वहाँ उसका फैमिली रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा ऐसा केस आता है कि वो किसी का गोदाम है, किसी का दुकान है और वो क्षतिग्रस्त होता है और उसके लिए भी मुआवजा का वो लोग चेष्टा करते हैं, लेकिन वो दुकान गोदाम इस तरह के चीज़ों का देने का प्रावधान नहीं है। आपदा में केवल मकान का ही देने का प्रावधान है, चाहे वो कच्चा मकान हो या पक्का मकान हो। अच्छा, पक्का मकान भी होगा तो भी आप लोग देंगे? जी जी। अच्छा, और अगर वो पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में सूची में उसका नाम हो या उसका लाभुक हो तो आप लोग रोक देंगे या देंगे उसको? अगर वो पहले बनाया हुआ है कभी का और वही मकान उसका क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हम लोग उसको जो है कि अपने वो रिलीफ में शामिल कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि मकान है वही और आज क्षतिग्रस्त मकान जो हुआ है उसको आगे जो है कि उसी मकान को बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास या अबुआ आवास या जो है कि अम्बेडकर आवास से अगर राशि मिलने जा रही है तो ये आपदा की राशि को रोक दिया जाएगा। ये चूंकि एक ही काम के लिए दो मद से पैसा निकासी नहीं की जा सकती है। चलिए, तो अगर हम लोगों को जानकारी हो गया कि ये उसको ये चीज़ मिल रहा है तो ये यहाँ से वो आपदा की राशि रोक दी जाएगी। इसमें कितना आपदा देंगे? आपदा राशि कितना देंगे इसमें? इसमें जो है कि जो किसी व्यक्ति का अगर मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया, ठीक, डिस्ट्रॉय हो गया या गंभीर रूप से हो गया कि अब उसमें वो व्यक्ति रह नहीं सकता है, उसको जो है कि उस मकान में रहने लायक नहीं है,
80% से ऊपर की क्षति हाँ, हो हम गया। लोग ऐसा मान ले रहे हैं इसको कि अब इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता जी। है, ये बियॉन्ड रिपेयर क्षतिग्रस्त हो गया है। उस परिस्थिति में कितना मुआवजा राशि उसको देंगे? 1,20,000 रुपये देने का प्रावधान है। अच्छा, ठीक है। और क्या क्या दस्तावेज लगेंगे? दस्तावेज में उसका जो है कि पहले तो मकान वैध होना चाहिए। बहुत सारा ऐसा होता है कि किसी भूमि को जो है कि अतिक्रमित करके लोग जो है कि मकान बना लेते हैं, इंक्रोचमेंट के तहत जो है कि मकान बना लेते हैं। तो अगर वो मकान वैध नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा। अच्छा, आपका कहना में हुआ कि वो रैयती ज़मीन पर होना चाहिए। अगर अन्य किसी ज़मीन पर है जो कि सरकार के नज़र में वैध ज़मीन ना हो, तो उस पर उनका अगर घर बनाया हुआ है और अगर वह क्षतिग्रस्त होता है तो मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए उनको जो है कि अपना जिस मकान पर बना है घर, उसकी जो रेवेन्यू रसीद है वो रेवेन्यू रसीद उसमें जो है कि लगाना होगा। रसीद से आप लोग मान लेंगे या फिर एलपीसी का भी डिमांड करेंगे? नहीं, एलपीसी की डिमांड हम नहीं करेंगे, रसीद से आप लोग मान वो लेंगे। रसीद लगाएगा। हमारा सिस्टम है वहाँ पर, कर्मचारी जो है कि सीओ सीआई और राजस्व कर्मचारी हमारा जो है कि वो जांच करने के लिए वो सक्षम है, और वो अपना जो है कि डॉक्यूमेंट से मिला लेगा कि ये वैध है या अवैध है। अच्छा, तो एक रसीद का कॉपी वो लगाएंगे और साथ में क्षतिग्रस्त घर का फोटो भी उन लोगों को लगाना होगा। अभी के समय में तो सभी जो है कि देखिए मोबाइल से भी अपना फोटो खींच लेता है लोग। तो उसको मकान का अगर लगा देता है तो दस्तावेज, हाँ, दस्तावेज मजबूत उसका हो जाएगा। और वो लगा करके और एप्लीकेशन वैसे ही लिख करके कि हमारा फलाट तारीख को ये हुआ। अब बहुत केस में ऐसा लोग लिख देते हैं कि वर्षा के कारण हमारा मकान क्षतिग्रस्त हुआ। ठीक है। आंधी तूफान से मकान क्षतिग्रस्त हुआ। इस तरह की कुछ वर्ड ऐसा ही लोगों द्वारा यूज किया जाता है। चूंकि वर्षा में देने का प्रावधान नहीं है, एक सामान्य वर्षा में क्षतिग्रस्त मकान का सहायता राशि देने का प्रावधान नहीं है। ठीक है। जब तक अतिवृष्टि नहीं होगा तब तक उसको जो है कि सहायता राशि आप लोग नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक चीज हमको आप यहाँ पर क्लियर करें कि आखिर घर तो उसका डैमेज हुआ, मूल घर डैमेज हो गया, वो कहाँ जाएगा? इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। आप कहाँ जाना है, कोई व्यवस्था नहीं है, इतना परेशान होगा। तो क्या आपका कहना है कि उन लोग लिखे कि अतिवृष्टि की वजह से हुआ या अत्यधिक वर्षा हो गया जो मेरा मकान नहीं सह पाया, इस वजह से लिखे, या कैसे लिखे? हाँ, वो जो है कि उसको तो क्षति हो गया, उसका क्षति हुआ, मिलना चाहिए। लेकिन देखिए अब जैसे कि अभी 2 दिन पहले जो है कि भारी बारिश हो रहा था। जो हमारे जिले में जो है कि वो ऑरेंज अलर्ट में आ गया। 200% अभी तक बारिश हो गई है, जो नॉर्मल की अपेक्षा 200% बारिश है। तो इसको अतिवृष्टि की श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है कि बारिश हुआ नहीं, ड्राउट, अच्छा, ड्राउट लाइक सिचुएशन था, सूखा था, उस दिन बारिश ही नहीं हुई थी, और उसमें भी जो है कि लोगों ने आवेदन दे दिया कि हमारा मकान अतिवृष्टि से या वर्षा से गिर गया। समझ गए बात को। आपका कहना है कि अगर छल कपट करेंगे, अगर सही चीज की जानकारी आप नहीं देंगे तो आपका मुआवजा राशि रुक सकता है, रुक जाएगा। ठीक है। तो ये है। अब अभी का जो सिचुएशन था, तो इस सिचुएशन में सबको पता है कि हाँ बारिश जो है कि हुआ है, ठीक ठाक बारिश हुआ है। तो इसमें अगर कोई क्षतिग्रस्त होता है तो वहाँ के जो स्थानीय हमारा सरकारी सिस्टम है वो जांच करेगा कि क्या वास्तविकता है। वो वास्तविकता के आधार पर वो अपना रिपोर्ट करेगा और वहाँ से आगे बढ़ाएगा। अब चलिए, अब आंधी तूफान जो है कि अधिसूचित आपदा में नहीं है। ठीक। जैसे कि साइक्लोन है, और साइक्लोन की परिभाषा है कि 61 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की अगर रफ्तार होगी तो साइक्लोन माना जाएगा। तो अब लोग तो आंधी तूफान से किसी आता है, हाँ। आंधी आता है और वो उनका मकान डैमेज हो जाता है, तो हम लोग उसमें देने का सक्षम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप हमको बताइए, तो किसी का आंधी तूफान से अगर घर नुकसान हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, आप रिपेयर वो कर नहीं सकता है, तो उस परिस्थिति में वो क्या करे, कहाँ जाए?
अब उस परिस्थिति में हमारे पास देने का प्रावधान नहीं है, ठीक है, अगर तो नियम मैं नहीं अब है वो तो कहाँ उसमें जाए, कुछ- हाँ। क्या करेंगे, अब हम लोग हाँ उसमें ठीक है, अगर जो है कि नियम में नहीं है तो उसमें हम लोगों को जिक्र भी नहीं करना चाहिए। चलिए, और हम लोग एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि सर्पदंश की घटनाएं जो हैं हर एक क्षेत्रों में बढ़ गई हैं। सर्पदंश से अगर किसी अमुक व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उनके परिजनों को मुआवजा राशि जो मिलना है वो तो आपने पहले ही बता चुका है कि दुर्घटना को छोड़कर अन्य किसी आपदा से अगर किसी व्यक्ति का अमुक व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उस परिस्थिति में उनके परिजनों को, उनके आश्रितों को 4 लाख रुपये का मुआवजा राशि देने का प्रावधान है। तो हम लोग अगर सर्पदंश की बात करें तो इसमें भी वही दस्तावेज लगेंगे जो आपने पहले बताया जी, है कि दस्तावेज वही लगेंगे। इसमें देखिए दिक्कत कहाँ आती है कि लोग जो है कि ज़्यादातर से जो घटनाएं हमारा सर्पदंश की जो होती हैं, लोगों की लापरवाही के कारण होती हैं। अभी भी हमारे क्षेत्रों में लोगों में जो है कि झाड़ फूंक का प्रचलन है। वो कोई सांप अगर काट लेता है तो पहले वो वहाँ के स्थानीय जो ओझा और झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं और ये समझते हैं कि वो हमारा जो है कि वो बचा लेंगे। अब देखिए, सांप भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ सांप जहरीला होते हैं और कुछ बिना जहर वाले होते हैं। तो बहुत सारा केसों में जो है कि वो लोग लेकर के जाते हैं, जहरीला सांप नहीं है तो वहाँ जो है कि वो बच जाता है। तो लोगों को यही भ्रांति होती है कि अरे उनके पास गए और वो जो है कि हमको बचा लिए, वो फला आदमी को बचा लिए। एकदम सही। जबकि हर केस में नहीं होता है जहरीला सांप। अच्छा, लोगों को जहरीला सांप और बिना जहरीला सांप का बहुत पहचान भी नहीं है कि कैसे जो है कि वो पहचान करें। तो झाड़ फूंक के चक्कर में उनका टाइम व्यतीत होता है और वो ले जाते हॉस्पिटल ले जाते उसी के क्रम में उनकी जान चली जाती है। तो अगर टाइम से व्यक्ति जो है कि हॉस्पिटल ही जाए और वहाँ पर जो है कि वो उस सांप के को अगर देखा है तो उसके विषय में बतलाए कि किस तरह का सांप था, तो उनको बेहतर इलाज होगा और उनकी जान बच सकती है। लेकिन हालांकि अगर इसमें एक चीज़ हम लोगों को क्लियर करना चाहेंगे कि ठीक है, आप पहुंच नहीं पाए, दिक्कत हुआ, कहीं अन्य परिस्थिति में फंस गए, लेकिन फिर भी अगर मृत्यु होता है तो आपके आश्रित को इतना पैसा मिलेगा। हम ऐसा है सिस्टम? जी, मृत्यु होता है तो आश्रित को पैसा मिलेगा, लेकिन वो जो पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम में स्पष्ट होना चाहिए कि काज ऑफ डेथ स्नेक बाइट है। बहुत सारा केस में 2-3 केस हमारे पास ऐसा आया कि उसमें लिखा हुआ है कि ये फर्दर एग्जामिनेशन के लिए जो है कि वो बिसरा को जो है कि भेजा गया है। और वैसे में भी रिकॉर्ड हमारे पास तक आया, उसमें जो है कि डिफाइन नहीं हो रहा था कि ये काज क्या है मरने का। शरीर में जहर भी अगर आदमी ले लेता है तो भी वो जहर डिडक्ट होगा, लेकिन वो जहर सांप का है ये डिडक्ट करने के लिए उस पर हमारे जो है कि स्नेक बाइट, काज ऑफ डेथ स्नेक बाइट लिखा होना चाहिए, तभी उसको जो है कि बहुत सारा केस में जो है कि लोग देखते नहीं हैं कि कोई और दूसरे जो है कि जंगली चीज़ उनको काट लेता है और उससे उनकी जहरीला कोई भी चीज़ काट लिया और उससे उनकी मृत्यु हो गई। मान ले बिच्छू का ही डंक मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो बिच्छू भी जहरीला है, लेकिन बिच्छू हमारा जो है कि अधिसूचित में नहीं है तो हम उसको मुआवजा नहीं दे सकते हैं। तो ये स्पष्ट है कि जो पोस्टमार्टम में एकदम क्लियर स्पष्ट होना चाहिए कि ये काज ऑफ डेथ क्या है और वो हमारे अधिसूचित आपदा से मैच करेगा, तभी जो है कि उनको सहायता राशि मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने लोगों को बताया। आज डिस्कशन में बहुत सारा चीज़ निकल के आया जिससे हमारे दर्शकों को, हमारे लोगों को, पलामू वासियों को या अन्य ज़िले में रह रहे लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा।
और एक चीज़ अगर आपको ऐतराज़ न हो तो एक- अधिक जानकारी के लिए क्या लोगों के साथ, अपने दर्शकों के साथ, क्या मैं आपका नंबर शेयर कर सकता हूं? क्योंकि कई एक परिस्थिति में ऐसा होता होगा जैसे थोड़ा सा पूरी- एक हाँ, दो चीज़ें और छूट गई थी। जो हम लोगों ने फुल्ली डैमेज मकान की बात किए थे, लेकिन कुछ कुछ केस में होता है कि वो पार्शियली जो है कि उनका डैमेज हो जाता है, आंशिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इस उनको भी सहायता राशि देने का प्रावधान है, जिसमें कि अगर 15% से ऊपर उनकी क्षति है ठीक है, तब वो आंशिक क्षतिग्रस्त की श्रेणी में आते हैं, और उनको अगर पक्का मकान आंशिक क्षतिग्रस्त है तो 6,500 रुपये देने का प्रावधान है, और कच्चा मकान अगर क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसमें 4,000 रुपये देने का प्रावधान है। आंशिक क्षतिग्रस्ती के क्षति- परिस्थिति में। जी, आंशिक क्षतिग्रस्त मतलब वैसा माना जाएगा जिसमें 15% से ऊपर की अधिक का क्षति हुआ है और क्षति पूर्ण हुआ। क्षति वो नहीं है, हाँ, ठीक। तो उसको भी जो है कि हम लोग वो उसमें देंगे। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का केवल झोपड़ी ही है, बहुत सारा गांव में हो सकता है कि हमारे जिला में ना हो, लेकिन बहुत जगह पर ऐसा होता है। जैसे आप नॉर्थ बिहार में जाएंगे तो लोग का झोपड़ी वाला ही घर रहता है, उसी में उनका पूरा लाइफ बरसों तक चलती रहती है। ठीक है। अगर झोपड़ी ही पूरी उसकी डिस्ट्रॉय हो गया तो उसमें 8,000 रुपये देने का प्रावधान है। अच्छा, झोपड़ी भी डिस्टर्ब हो, घास फूस का बना हाँ। के झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन मूल रूप से वो उसी में रहना हाँ, चाहिए, उनका उसी में कोई वास दूसरा करना मकान चाहिए। न हो। अच्छा, ये सभी मकान के विषय में यही है कि वो मूल मकान हो, उनका दूसरा मकान जो है कि न हो, तभी वो जो है कि ये सब सहायता राशि मिलेगा। ठीक। ऐसा नहीं कि एक मकान एक्स जगह बनाए हैं, एक मकान वाई जगह आप रहते हैं एक्स जगह, और वाई वाले मकान क्षतिग्रस्त हो गया और उसका जो है कि आपको मुआवजा मांग रहे हैं, तो नहीं तो ये गलत है और ये मिलेगा भी नहीं। चलिए, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक चीज़ और भी है, अगर आप को ऐतराज़ ना हो जी। तो हम आपका नंबर जो है अपने दर्शकों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि बहुत सारी बातें हम लोग बात भी नहीं कर पाए, और यह संभव भी नहीं है, यह तो कई एक दिन लग जाएगा पूरी बातों की जानकारी इकट्ठा करते हुए और समझते हुए। तो मैं चाह रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में नीचे आपका नंबर हम शेयर कर देंगे, और लोग अगर चाहें तो आपसे बात करके और भी अधिक जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, और उन लोगों को जो मदद मिलेगा उसके लिए तो आपको साधुवाद हम लोग देंगे ही। लोगों से थोड़ा अनुरोध होगा कि वो अनावश्यक फ़ोन जो है कि दिए हुए नंबर पर न करें, कोशिश करें कि 10 से 5 के बीच में करें। बहुत ही इमरजेंसी हो तो रात में या कभी भी फ़ोन करें। इस चीज़ों को जो है कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हम अपने दर्शकों को बता दे रहे हैं कि देखिए, इनको कोई ऐतराज़ नहीं है, आपके हेल्प के लिए आपके साथ अपना नंबर शेयर करेंगे, और आप लोग जो है सो इनको कभी भी आवश्यकता अनुसार कॉल कर सकते हैं 10 से 5 के समय में। कोशिश करें कि रात में आप इनको नहीं कॉल करें, लेकिन दिन में आपको अगर आवश्यकता पड़ी तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। निसंदेह आपके समस्याओं का निदान किया जाएगा।